हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आज हमारा क्या चलेगा? अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय आए उससे रिलेटेड आज हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो फालतू की बातें न करते हुए हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो टाइम भी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन ले लिया जाए। पेन ले लिया है, ठीक है। येलो है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, चलो। संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल ढांचे का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया? तो किसमें किया गया? गोलकनाथ मामला 1967। इनकी ईयर भी याद रख लेना है। ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोलकनाथ मामला किस ईयर में आया था, तो 1967 में आया था। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्या होगा? केशवानंद भारती मामला 1973, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, मेनका गांधी मामला 1978। तो मूल ढांचे की बात किसमें कही गई है? केशवानंद भारती 1973। इसमें क्या हुआ था? बेरुवाड़ी केस कब आया था? 1960 में। उसमें कह दिया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे क्या होगा, संविधान का हिस्सा नहीं है। और जब 1973 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को पलट दिया, यानी कि अपने ही निर्णय को बदल दिया और 1973 में कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग होगी और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर में अभी तक 26 चीजों को डाला गया है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट उसकी अभी तक स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, उसकी स्पष्ट व्याख्या करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973, ये याद रख लेना है। मैं सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ यानी कि कितने न्यायाधीश शामिल हुए थे? अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी 11 न्यायाधीश, 13 न्यायाधीश, 15 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश। तो इसमें कितने? 13 न्यायाधीश अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। कौन सी? केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती मामले में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैं बना के लाई हूं, क्योंकि हो सकता है कि इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पीसीएस, यूपी पीसीएस में आ जाएंगे। और जो वनडे एग्जाम है जिसमें कम क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन अगर आएगा तो एक क्वेश्चन तो 100% बनेगा। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों को रट लेना है। केशवानंद भारती मामले में निर्णय किस बहुमत के अनुपात से आया था? 6:5, 7:13, 8:5, 9:4। तो कैसे आया था? 7:6। क्योंकि सॉरी, अब क्या आया? क्योंकि 13 जजों की पीठ थी तो 7 लोगों ने पक्ष में निर्णय दिया था और 7 लोगों ने विपक्ष में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है? शंकरी प्रसाद मामला 1951, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, सज्जन सिंह मामला 1965, AK गोपालन मामला 1950। तो किसमें कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या नहीं कर सकती है? संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये कहा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी कि कब आया था? 1967 में। अब क्या आया नेक्स्ट क्वेश्चन? मूल ढांचे के सिद्धांत को पुनर्गठित और सुदृढ़ करते हुए संसद किस संशोधन तक शक्ति को सीमित करने वाला मामला? क्या? संशोधन की शक्ति को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। ये कौन से केस में इसकी बात कही गई? थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, इंदिरा गांधी बनाम
राजनारायण 1975, बामन राव मामला 1981, शाह बानो मामला 1985। तो ये किसमें कहा गया था? ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, हालांकि प्रियम्बल इंग्लिश में है, जो हिंदी वर्जन है उसमें उद्देशिका शब्द का उल्लेख किया गया है, प्रस्तावना शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन जनरली पता नहीं क्यों ही लोग उसको प्रस्तावना लिख देते हैं। यहाँ पे उद्देशिका शब्द का उल्लेख किया गया है, जो हमारे संविधान का क्या है, हिंदी वर्जन है, उसमें अंग नहीं है। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960, केशवानंद भारती मामला 1973, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995, SR बोम्बई मामला 1994। तो इसमें किसमें कहा था? बेरुवाड़ी में कहा था कि प्रस्तावना क्या नहीं है, यानी कि प्रियम्बल संविधान का अंग नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया 7। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को, यानी कि जो पहले निर्णय दे दिया उसको बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग होगा? अभी जो मैं क्वेश्चन बोल रही थी वो क्वेश्चन भी फ्रेम किया है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने हर टाइप के इससे जितने भी पॉसिबल हो सकते थे जिस टाइप से क्वेश्चन, वो सारे इसमें डाल दिए। बेरुवाड़ी संघ 1960, केशवानंद भारती मामला 1973, गोलकनाथ मामला, शंकरी प्रसाद मामला। तो किसमें कहा अभिन्न अंग होगा? केशवानंद भारती 1973। किस ऐतिहासिक मामले में पंथ निरपेक्ष को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया? SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994, केशवानंद भारती मामला, इंदिरा साहनी मामला और मेनका गांधी मामला। तो मेनका गांधी में तो होगा नहीं, तो ये किसमें कहा गया? SR बोम्बई बनाम भारत संघ। ये क्या है? संविधान का मूल ढांचा होगा कौन? सेक्युलरिज्म, यानी कि निरपेक्षता। किस मामले में 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की, जो 9वीं अनुसूची, जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में क्या हुआ? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उसमें था क्या कि अगर कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें क्या जुडिशियल रिव्यू करने की अनुमति दे दी गई। तो कौन सा? IR क्योतो होलोन बनाम तमिलनाडु राज्य 2007, बामन राव मामला 1981, मिनर्वा मिल्स 1980, कितना मिनर्वा मिल्स क्या है 1980, और गोलकनाथ मामला। तो किसमें जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति दे दी गई? किसको? तो ये IR क्योतो होलोन बनाम तमिलनाडु राज्य। किस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन NJAC को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया? ये किसका था? जो जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है उसके अगेंस्ट सरकार द्वारा लाया गया था कि उसमें कौन होगा? सरकार की तरफ से भी उसकी जो कॉलेजियम है उसमें व्यक्ति होंगे। तो एक उन्होंने अपना प्रपोजल दिया था, तो उन्होंने क्या कर दिया? वो रद्द कर दिया। तो ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला 2015 में इसको क्या कर दिया है? उन्होंने रद्द कर दिया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? ये आ गया कॉलेजियम। कॉलेजियम प्रणाली की नींव किस प्रसिद्ध मामले से रखी गई? प्रथम न्यायाधीश मामला यानी कि SP गुप्ता 1981, द्वितीय
न्यायाधीश मामला 1993, तृतीय न्यायाधीश मामला 1998, चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015। तो किसमें रखी गई, किसकी, कॉलेजियम की जो नींव रखी गई थी वो किसमें रखी गई, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में। अब क्या आया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में यानी कि भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, यानी कि शंकरी प्रसाद केस कब आया, 1951 में। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद मूल अधिकारों को छू नहीं सकती, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो 1951 में क्या कहा है, इसमें संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ईयर कौन सा है, 1965। मामले में न्यायालय ने किस संशोधन की वैधता की चुनौती को खारिज कर दिया, फर्स्ट संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां संशोधन और 42वां संशोधन। तो किसको रद्द कर दिया, इसमें 17वां संशोधन को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। अब ये कहाँ मिलेगा, ये सारे संशोधन मैंने एक क्लास में कराए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से संशोधन में क्या कहा गया है या क्या नई चीज जोड़ी गई और किसको हटाया गया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू संविधान की आधारभूत विशेषता है, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997, मिनर्वा मिल्स केस 1980, केशवानंद भारती बनाम 1973 या फिर उपर्युक्त सभी। तो किसमें कहा है, इसमें उपर्युक्त सभी में कहा कि जुडिशियल रिव्यू का क्या है, एक आधारभूत विशेषता है किसकी, संविधान की, तो ये होना चाहिए। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस कब आया, 1975 में। और इसमें क्या कहा गया कि किस आधार पर 39वें संविधान संशोधन के एक अंश को रद्द कर दिया गया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का भाग है, यह अस्पृश्यता के विरुद्ध था, यह राज्य सूची के विषयों का अतिक्रमण था, यह निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। इसमें कहा गया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक समीक्षा क्या है, मूल ढांचे का भाग है। अब 16 क्वेश्चन आया, किस मामले में भविष्यगामी निर्णय सिद्धांत, कौन से भविष्यगामी निर्णय सिद्धांत अपनाया गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती मामला, शंकरी प्रसाद मामला, मेनका गांधी मामला। तो किसमें हुआ ये सब, ये हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। क्या हुआ कि भविष्यगामी निर्णय का सिद्धांत दिया गया, किसमें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। अब क्या आया 17 क्वेश्चन, क्या कहता है, किस बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए क्लॉज 4 और 5 को अमान्य घोषित कर दिया। कौन से क्लॉज 4 और 5 को क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। मिनर्वा मिल्स मामला 1980, वामन राव मामला 1981, शाह बानो 1985, इंदिरा सानी 1992। तो इसमें किसमें कर दिया, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में क्या कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 368 जो अनुच्छेद था उसमें जो खंड यानी कि क्लॉज 4 और 5 को क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, संसदीय विशेषाधिकार और
मौलिक अधिकारों के बीच क्या संतुलन से संबंधित प्रसिद्ध केस कौन सा था? सर्चलाइट मामला, एम शर्मा 1959, केशव सिंह मामला 1965, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा ये उपर्युक्त दोनों, यानी कि सर्चलाइट मामला 1959 59 और केशव सिंह मामला 1965। इन दोनों में क्या कहा गया कि संसदीय विशेषाधिकार और किसके बीच, मौलिक अधिकारों के बीच क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का भाग 3, कौन सा भाग 3 और 4 एक दूसरे के पूरक हैं? कैसे हैं? एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। मिनर्वा मिल्स मामला 1980, केशवानंद भारती मामला, एके गोपालन मामला, और कौन सा चंपकम दुराई राजन मामला। तो किसमें कहा एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्या? भाग 3 और 4, यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। तो किसमें कहा गया? ये कहा गया मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। अब नया केस कौन सा आया? क्यूतो होलोन बनाम जयचिल्लू 1992 मामला किस विषय से संबंधित था? दल बदल विरोधी कानून, यानी कि 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ, आरक्षण की सीमा से जुड़ा हुआ, या फिर शिक्षा का अधिकार, या फिर सूचना का अधिकार। तो ये किससे जुड़ा हुआ था? दल बदल विरोधी कानून से, क्योंकि 52 में संविधान संशोधन 1985 में क्या किया गया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और क्या किया गया? दल बदल कानून लाया गया, फिर उसमें संशोधन किया गया। तो ये केस कौन सा था? क्यूतो होलोन केस था। उसमें फिर कुछ संशोधन किया गया, वो डिटेल से मैंने किसमें समझाया है, जो डिटेल क्लास ली थी उसमें। अब राज्य में अनुच्छेद 356, यानी कि राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐतिहासिक दिशा निर्देश किस मामले में दिए गए? राष्ट्रपति शासन, यानी क्या होता है? राष्ट्रपति शासन शब्द का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान की विफलता शब्द का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है। तो अब इस कौन सा मामला था? एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ 1994, रामेश्वर प्रसाद मामला 2006, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 और इंदिरा गांधी मामला। तो ये किसमें था? ये था एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ 1994। अब नया क्वेश्चन क्या है? इसी से जुड़ा हुआ दोबारा क्वेश्चन। एसआर बोम्बई मामले में न्यायालय ने बहुमत सिद्ध करने का सही स्थान किसे माना? राजभवन को, यानी कि गवर्नर हाउस को, विधानसभा का पटल, फ्लोर ऑफ द हाउस, या फिर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, या फिर निर्वाचन आयोग। तो किसको माना था? फ्लोर ऑफ द हाउस को। किसको? विधानसभा को। विधानसभा पटल को क्या माना था? बहुमत सिद्ध करने का हाउस माना था। कौन से मामले में? एसआर बोम्बई में। बिहार विधानसभा भंग करने को संवैधानिक घोषित करने वाला प्रसिद्ध केस कौन सा है? रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006, एसआर बोम्बई मामला, या फिर कुलदीप नैयर मामला, या फिर लिली थॉमस केस। ये सारे केस कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए एग्जाम में, तो ये सब क्या करने आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या था? रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006। अब किस मामले में कहा गया कि राज्यसभा चुनावों में डोमिसाइल यानी कि मूल निवास की शर्त समाप्त करना और गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान रखना क्या है? संवैधानिक अधिकार है, यानी कि संवैधानिक है। क्या है? खुला मतदान करना क्या कर दिया? संवैधानिक बना दिया। कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ 2006, जनहित मंच मामला, या फिर PUCL मामला, PUCL
एल मामला या फिर लिली थॉमस मामला? लिली थॉमस मामला कौन सा है? तो ये कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ 2006। अब क्या आया 26 से 50 तक कौन से क्वेश्चन आए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सम्यक विधि प्रक्रिया के रूप में किस मामले में विस्तारित किया गया? ए के गोपालन मामला, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, खरग सिंह मामला या फिर गोपालन देव मामला? तो ये कौन सा है 26 में, कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, और ये कब आया था? 1978 में। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का कैसा दृष्टिकोण अपनाया? किसमें? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में अति संकुचित यानी कि नैरो दृष्टिकोण अपनाया, या फिर कैसा व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, या फिर उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया, या फिर अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया? तो कैसा था? बहुत ही नैरो दृष्टिकोण अपनाया था। किसमें? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। विदेश जाने का अधिकार, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। यह किस मामले में तय किया गया? सतवंत सिंह साहनी एवं मेनका गांधी, एस के गोपालन मामला या फिर खरग सिंह मामला, या फिर कौन सा फ्रांसिस कोराली मामला? तो ये किसमें था? मेनका गांधी का ही तो पासपोर्ट छीन लिया था, वो विदेश जा रही थी, तो ये क्या है? फिर इसके बाद क्या कर दिया गया? आर्टिकल 21 के तहत विदेश जाने का अधिकार क्या बना दिया? मौलिक अधिकार बना दिया। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय कौन सा है? किसको? जो हमारा आधार कार्ड है, उस टाइम जो मामला आया था राइट टू प्राइवेसी का मामला था। तो के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017, एम.पी. शर्मा मामला 1954, खरग सिंह मामला 1963, आधार मामला 2018। तो ये किसमें? के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में राइट टू प्राइवेसी को क्या बना दिया? आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। तो ये कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए या पूछा जाए पुट्टास्वामी केस में राइट मौलिक अधिकार बना दिया तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21 में जोड़ा गया। तो चलो, पुट्टास्वामी मामले में 2017 में आया था ये। सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया था? उस समय कितने क्या थे न्यायाधीश? थे तो 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश, 11 न्यायाधीश या 5 न्यायाधीश? तो 9 न्यायाधीश की पीठ ने क्या दिया था? सर्वसम्मति से निर्णय दिया था, यानी कि डिसीजन दिया था। समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द करने वाला केस कौन सा है? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018, सुरेश कुमार कौशल मामला 2013, या फिर नाज फाउंडेशन मामला 2009, या फिर जोसेफ साइना मामला 2018। तो ये समलैंगिकता वाला मामला जिसमें क्या कर दिया? अपराध से बाहर कर दिया है। तो ये कौन सा है? ये है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। इसमें क्या कर दिया? होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए आईपीसी की धारा 377 को क्या कर दिया? उसके कुछ पार्ट को रद्द कर दिया था। अब व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने वाला ऐतिहासिक फैसला कौन सा था? जोसेफ साइना बनाम भारत संघ 2018, नवतेज सिंह जौहर मामला, या फिर श्यामाचरण मामला, या फिर सौमित्र विष्णु मामला? तो ये कौन सा था? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018। इसमें क्या
व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा जो 497 थी उसको असंवैधानिक घोषित करने वाला, उसको क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो वो केस कौन सा था, जोसेफ साइना बनाम भारत संघ। अब क्या आया, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्या तीसरे लिंग यानी कि थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता किस मामले में दी गई, नालसा बनाम भारत संघ 2014, नवतेज सिंह जौहर मामला, या फिर नाज फाउंडेशन मामला, या फिर सुरेश कौशल मामला। तो ये किसमें, नालसा बनाम भारत संघ 2014 में क्या किया गया, ट्रांसजेंडर को कानूनी रूप से यानी कि थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता दी गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, शाह बानो मामला 1985, या फिर सरला मुदगल मामला 1995, या फिर दानियाल लतीफी मामला 2001। तो ये किस पे कर दिया, 3 तलाक को असंवैधानिक यानी कि शून्य घोषित कर दिया। तो ये सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, शाह बानो बेगम मामला 1985 किस विषय से संबंधित था, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को क्या दिया जाए, भरण पोषण दिया जाए। ये किसमें था, सीआरपीसी की धारा या सेक्शन 125 में, या बहुविवाह या संपत्ति में अधिकार, या फिर गोद लेने का अधिकार। तो ये किससे जुड़ा हुआ था, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को क्या दिया जाए, भरण पोषण दिया जाए, यानी कि एलिमनी मिलती है वो दी जाए। अब क्या है नेक्स्ट केस, धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह करने को क्या कर दिया, अवैध घोषित करने वाला प्रसिद्ध मामला कौन सा है, सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995, लिली थॉमस मामला 2000 में आया था, सायरा बानो मामला, या फिर शाह बानो मामला। तो ये कौन सा है, कौन सा धर्म परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं, दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो ये कौन सा था, सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995। अब कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाला ऐतिहासिक निर्णय कौन सा था, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018, अमृता कुमारी मामला, या फिर ज्ञान वापी मामला। तो ज्ञान वापी मस्जिद ये तो कहाँ का है, ये अयोध्या का है। शाइस्ता परवीन मामला, तो ये था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। इसमें था क्या कि जो सबरीमाला मंदिर है उसमें 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को क्या नहीं है, उसमें जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो क्या कहते थे कि उन लोगों के पीरियड्स आते हैं तो वो अगर जाएंगी मंदिर में तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि वो तो नेचुरल प्रोसेस है, आप रोकने वाले होते कौन है, ये तो फिर क्या है, लैंगिक समानता का उल्लंघन है कि पुरुष जा सकते हैं महिलाएं नहीं जा सकती, तो ये गलत है। तो उसमें यही निर्णय दिया गया। अब कौन सा आया 38, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव एथनेसिया और लिविंग विल को कानूनी मान्यता किस मामले में दी गई, अरोड़ा शानबाग मामला 2011, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, और ज्ञान कौर मामला 1996, या फिर पी रतिनाम मामला 1994, या फिर सुच्चा सिंह मामला। तो ये क्या था, अरोड़ा शानबाग मामला 2011, और कौन सा था, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018। इसमें क्या दी गई, इच्छा मृत्यु को क्या दिया गया, यानी कि पैसिव मृत्यु को क्या दिया गया, इसको कानूनी मान्यता दे दी गई कि अभी ये दी जा सकती है। वो भी इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी एक कमेटी बनाई गई है, उसके आधार पर दी जा सकती है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीने के अधिकार
यानी कि आर्टिकल 21 पर क्या स्पष्ट किया है? जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है, या फिर आत्महत्या कानूनी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन वो मरने का अधिकार नहीं देता है। आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ये किस मामले में माना गया? ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985, मेनका गांधी मामला, या फिर चमेली सिंह मामला, या फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा। तो ये क्या है? आजीविका का अधिकार यानी कि राइट टू लाइवलीहुड अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ये किसमें कहा गया? ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 में कहा गया था। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने वाला लैंडमार्क केस कौन सा है? मोहिनी जैन एवं उन्नी कृष्णन TMA पाई मामला, या फिर PA इनामदार मामला, या फिर DK बसु मामला। तो ये कौन सा है? ये है मोहिनी जैन 1992 एवं उन्नी कृष्णन 1993। इसमें क्या कहा गया कि शिक्षा का अधिकार क्या होगा? हमारा मौलिक अधिकार होगा। ये किसमें जोड़ दिया गया? आर्टिकल 21A बना दिया, एक स्वतंत्र आर्टिकल जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। और संविधान में संशोधन कौन सा हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या कहा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन किस मामले में जारी किए गए? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, अपर्णा भटनागर मामला, निर्भया मामला 2017, रूपनयन दियोल बजाज मामला। तो ये किसमें था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। गिरफ्तारी और हिरासत में उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस के लिए दिशा निर्देश किस प्रसिद्ध मामले में तय किए गए? DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997, जोगिंदर कुमार मामला 1994, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये किसमें है? उपर्युक्त सभी। क्या है ये? गिरफ्तारी और हिरासत में उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस को क्या दिए गए? दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि पुलिस क्या करती थी? गिरफ्तार करके बहुत लोगों की मारपीट करती थी, उनको परेशान टॉर्चर करती थी। तो यहाँ पे 3 केस आए। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 में आया, जोगिंदर कुमार मामला 1994 में आया, और अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 में आया। इन तीनों में किसको दिशा निर्देश दिए गए? पुलिस को। IPC की धारा 498A के तहत अनावश्यक और तुरंत गिरफ्तारी को रोकने के लिए क्या किया गया? दिशा निर्देश दिए गए। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014, राजेश शर्मा मामला, गीता हरिहरन मामला, या फिर ललिता कुमारी मामला। तो ये क्या है? ये है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना अपराध है, वो सॉरी अनिवार्य है, FIR दर्ज करना अनिवार्य है। ये किस केस में तय किया गया? ललिता कुमारी बनाम UP राज्य 2014, राज्य बनाम नवजोत संधू, या फिर DK बसु मामला, या फिर प्रकाश सिंह मामला। तो ये किस में कहा गया? ये कहा गया ललिता कुमारी बनाम UP राज्य 2014 में क्या कहा गया? संज्ञेय अपराध अगर है और उसकी
सूचना मिली है तो एफआईआर करना क्या होगा, अनिवार्य होगा, यानी कि कंपलसरी होगा, जरूरी होगा। पुलिस सुधारों के लिए 7 प्रमुख निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिए? क्या दिए? पुलिस सुधार के लिए 7 निर्देश दिए, वो किस मामले में दिए? प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006, डीके बसु मामला, या फिर विनीत नारायण मामला, या फिर केजी बालकृष्णन मामला। तो ये कौन सा है? ये है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 में क्या पुलिस रिफॉर्म के लिए क्या दिए? 7 प्रमुख निर्देश किसने दिए? सुप्रीम कोर्ट ने दिए। किसको? पुलिस को, कि ये निर्देश आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस स्वायत्तता देने से संबंधित हवाला मामला कौन सा है? मतलब उनको क्या किया जाए? ऑटोनोमस बनाया जाए। किसको? सीबीआई और अन्य जो जांच एजेंसियां हैं उनको। विनीत नारायण बनाम भारत संघ, प्रकाश सिंह मामला, या फिर 2G स्पेक्ट्रम मामला, या फिर कोयला आवंटन मामला। तो ये क्या है? विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1998। अब क्या आया नेक्स्ट? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह किस मामले में कहा गया? एसपी गुप्ता बनाम एसपी गुप्ता मामला एवं स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण मामला 1975, या फिर PUCL मामला, या फिर श्रेया सिंगल मामला, या फिर आर राजगोपाल मामला। तो ये क्या था? एसपी गुप्ता मामला एवं स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण। आईटी एक्ट की विवादास्पद धारा 66A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन मानकर किस मामले में रद्द कर दिया? किसकी? आईटी एक्ट की धारा कौन सी थी? 66A को। श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015, तन्मय घोष मामला, या फिर पुट्टा स्वामी, या फिर अनुराधा भसीन मामला। तो ये कौन सा था? श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ। पुट्टा स्वामी तो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। इंटरनेट तक पहुंच, एक्सेस टू इंटरनेट को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने वाला कौन सा केस है? अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020, श्रेया सिंगल मामला, या फिर फाउंडेशन फॉर मीडिया मामला, या फिर पुट्टा स्वामी मामला। तो ये कौन सा है? ये है अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020। चलो अब हमारे कितने हो गए? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 51 से शुरू करते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ओबीसी आरक्षण की 50% सीमा तय करने और क्रीमी लेयर का सिद्धांत देने वाला प्रसिद्ध केस कौन सा है? कौन सा? क्रीमी लेयर की सीमा तय कर, मतलब उसने क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाया और 50% की क्या करी? सीमा फिक्स कर दी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ यानी कि मंडल केस 1992, एम नारायण मामला 2006, अशोक कुमार ठाकुर मामला 2008, जर्नैल सिंह मामला 2018। तो ये कौन सा है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ यानी कि मंडल केस 1992। इंदिरा साहनी मामले में 1992 में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था? 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश, या फिर 11 न्यायाधीश, या फिर कितने थे? 5 न्यायाधीश। तो कितने थे? 9 न्यायाधीशों ने क्या सुनाया था? फैसला सुनाया था। SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्रित करने की शर्त किस केस में रखी गई? एम नागराज बनाम भारत संघ 2006, इंदिरा साहनी मामला, BK पवित्रा मामला, या फिर जर्नल सिंह मामला। तो ये किसमें? एम नागराज बनाम भारत संघ। 103वें संविधान संशोधन यानी कि EWS को कितना दिया गया? 10% आरक्षण को वैध ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट
का निर्णय कौन सा है? जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022, मराठा आरक्षण मामला 2021, या फिर इंदिरा साहनी मामला, या फिर अशोक ठाकुर मामला? तो ये कौन सा है आप लोग तब तक बता दीजिए। तो ये है जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022। अब क्या आया? महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण, कौन सा आरक्षण? मराठा आरक्षण। इसमें क्या हुआ? 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ, जो इंदिरा साहनी केस में क्या कर दी गई थी? फिक्स कर दी गई थी। और असंवैधानिक घोषित करने का फैसला किस वर्ष आया? जय श्री लक्ष्मण नारायण पाटिल बनाम मुख्यमंत्री 2021, या फिर इंदिरा साहनी मामला 1992, या फिर जनहित अभियान 2022, या फिर एम नागराज 2006? तो ये क्या है? ये आया था जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री 2021। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण, यानी ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% को मान्यता देने वाला निर्णय कौन सा है? अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008, टीएमए पाई मामला, या फिर पीए इनामदार मामला, फिर एम नागराज मामला? तो ये कौन सा है? अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008। गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू न होने से संबंधित केस कौन सा है? पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005, टीएमए पाल फाउंडेशन, टीएमए पाई फाउंडेशन 2002, या फिर दोनों, या फिर इंदिरा साहनी मामला? तो ये क्वेश्चन का आंसर है 57। इसमें क्या है? दोनों। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 और टीएमए पाई फाउंडेशन 2002, दोनों में क्या हुआ? ये मामला क्या था कि ये निजी शिक्षण संस्थान है और इसमें क्या हुआ था? इन्होंने आरक्षण मानने से मना कर दिया था। चुनाव लड़ने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य बनाने वाला निर्णय कौन सा है? संघ लोक सेवा समिति, ADR/PUCL मामला 2002-2003, लिली थॉमस मामला, या फिर जन चौकी मामला, या फिर कुलदीप नैयर मामला? तो ये कौन सा है? ये इसमें सही होगा। किस मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक सजा पाने वाले सांसदों और सांसद या विधायकों की सदस्यता क्या कर दी जाएगी? तत्काल समाप्त करने का क्या दिया गया? आदेश दिया गया। आरपीए की धारा 8 क्लॉज 4 को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013, लोक प्रहरी मामला, या फिर के प्रभाकरण मामला, फिर या क्या है? ADR मामला? तो ये किसमें था? लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013। इसमें क्या कर दिया? किसी मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा अगर किसी विधायक सांसद को हुई है तो उसकी क्या कर दी जाएगी? तत्काल सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब ईवीएम में नोटा नन ऑफ द एबव विकल्प शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में दिया? PUCL बनाम भारत संघ 2013, लिली थॉमस मामला, या फिर ADR मामला, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी मामला? तो ये PUCL बनाम भारत संघ 2013 में क्या दिया था? ईवीएम में क्या जोड़ा गया? नोटा। चुनाव में वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का उपयोग करने का निर्देश किस मामले में दिया गया? सुब्रमण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग 2013, PUCL
PUCL मामला या फिर ADR मामला या फिर रामेश्वर प्रसाद मामला। तो ये किस में जोड़ा गया? चुनाव में क्या जोड़ा गया? अभी जो EVM थी ना उसमें VVPAT भी जोड़ दिया गया। तो ये किस में आया? सुब्रमण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग 2013। राजनीतिक दलों की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाला फैसला कौन सा है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म फरवरी 2024, PUCL मामला 2019, CPIM मामला 2021 या फिर जनहित याचिका मामला 2020। तो ये कौन सा? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामला 2024। भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने क्या किया? हुसैन आरा खातून मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कौन से? ये कोई जज थे, सुना होगा आपने। न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ या फिर न्यायमूर्ति MH बेग या फिर न्यायमूर्ति JS वर्मा। तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर। भारत की पहली जनहित याचिका PIL किसे माना जाता है? जिससे यानी कि जिसमें विचाराधीन कैदियों की रिहाई हुई थी। ये कौन सा है? हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1979, सुनील बत्रा मामला 1980, SP गुप्ता मामला या फिर MP मेहता मामला। तो ये कौन सा है? 64। ये है हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1979। जेल सुधारों और कैदियों के मौलिक अधिकारों पर ऐतिहासिक केस कौन सा है? जैसे कि हथकड़ी न लगाना। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ये कब आया? 1978/1980 में, या फिर प्रेम शंकर शुक्ला मामला 1980 या फिर दोनों, या फिर DK बसु मामला। तो ये कौन सा है? ये है दोनों में। जेल सुधारों और कैदियों के मौलिक अधिकारों यानी कि उन्हें हथकड़ी ना लगाना। प्रेम शंकर शुक्ला मामला 1980 और सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। अब क्या आया? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MC मेहता के प्रमुख केसों में शामिल है ताज ट्रपेजियम मामला यानी कि ताजमहल संरक्षण, गंगा प्रदूषण मामला, श्रीराम फूड्स ओलियम गैस रिसाव मामला 1986 या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? इसमें सभी होंगे। ये सभी पर्यावरण से रिलेटेड है। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया? MC मेहता बनाम भारत संघ यानी कि ओलियम गैस लीक 1986, भोपाल गैस त्रासदी मामला या फिर बेलोर सिटीजन्स मामला या फिर पॉल्यूटर पेज मामला। तो ये क्या था? MC मेहता बनाम भारत संघ ओलियम गैस लीक 1986। प्रदूषणकर्ता भुगतान करें, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और सतत विकास का सिद्धांत किस केस में लागू हुआ? बेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996, TN गोवर्धन मामला या फिर MC मेहता या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये क्या है? प्रदूषणकर्ता क्या करे? भुगतान करे। तो इसमें उपर्युक्त सभी। भारतीय वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए निरंतर चलने वाली जनहित याचिका किसे कहा जाता है? TN गोदा बर्मन त्रिमूलपाद बनाम भारत संघ 1996, MC मेहता मामला या फिर सेंटर फॉर एनवायरनमेंट मामला या फिर
नर्मदा बचाओ आंदोलन मामला, ये कौन सा है? 69। इसमें TN गोदाबर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ 1996। नर्मदा बचाओ आंदोलन मामले में यानी कि कब आया था? 2000 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की सशर्त अनुमति दी, बांध पर पूर्ण रोक लगा दी, या फिर परियोजना को पूरी तरह रद्द कर दिया, या फिर मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया। तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की सशर्त अनुमति दी, मतलब क्या किया? शर्त लगा दी कि इससे ज्यादा नहीं होगी ऊंचाई इसकी। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन यानी कि प्राकृतिक संसाधन जनता की अमानत है, ये किस केस में आया था? MC मेहता बनाम कमलनाथ 1997, चमोली सिंह मामला, या फिर नर्मदा मामला, या फिर बेरुवाड़ी मामला। तो ये किस में आया था? MC मेहता बनाम कमलनाथ 1997। अब कौन सा आया? 72। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए ऐतिहासिक दिशा निर्देश किस मामले में दिए गए? बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984, एशियन गेम्स केस 1982, या फिर A B दोनों, या फिर संजीव कोका मामला। तो 72 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? A और B दोनों, यानी कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 और एशियन गेम्स केस 1982। न्यूनतम मजदूरी न देना बेगार या बलात्श्रम, आर्टिकल 23 बलात्श्रम के समान है, ये किस मामले में तय किया गया? संजीव राय बनाम राजस्थान राज्य, या PUDR मामला 1982 में, या फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा मोहिनी जैन मामला, DK बसु मामला। तो ये किस में कहा गया? संजीव रॉय बनाम राजस्थान राज्य, या फिर PUDR मामला 1982 में क्या कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी न देना बेगार या बलात्श्रम के समान है, और ये किस में, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 23 में दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को किस मामले में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982, राज्य बनाम राम बहादुर, मिनर्वा मिल्स मामला, या फिर चंपकम मामला। तो ये क्या होगा? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में क्या कहा गया? समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया इसको। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने और बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना किस आदेश पर की गई? MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बचपन बचाओ आंदोलन। तो ये क्या होगा? इसमें होगा MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, यानी कि शिवकाशी मामला 1996। आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस को निलंबित करने वाला चर्चित व विवादित मामला कौन सा है? ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976, गोलकनाथ मामला, या फिर खरग सिंह मामला, या फिर केशव सिंह मामला। तो ये कौन सा है? ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976। इसमें क्या कहा गया कि आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित करने वाला क्या कर दिया गया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो रेट है उसको निलंबित कर दिया था। ADM जबलपुर मामले को किस बात के फैसले में गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण मानकर पूरी तरह से खारिज यानी कि ओवर रूल किया गया? KS पुट्टास्वामी मामला 2017, नवतेज सिंह जौहर मामला, या
श्रेया सिंगल मामला या फिर जनहित अभियान, तो ये किसमें, केएस पुट्टास्वामी मामले में क्या कर दिया, उसको पूरी तरीके से ओवर रूल्ड कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट के लिए दुर्लभ से दुर्लभतम मामला, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का सिद्धांत किस केस में दिया गया, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, मचई सिंह बनाम पंजाब राज्य, जगमोहन सिंह मामला 1973, गॉड्स नाथूराम गॉडसे मामला, तो ये कौन सा था, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। दया याचिका यानी कि मर्सी पिटीशन के निपटारे में अत्यधिक देरी को आधार बनाकर मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदलने का अधिकार किस केस में दिया गया, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014, त्रिवेणी बेन मामला 1989, या फिर शेर सिंह मामला, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये कौन से, उपर्युक्त सभी। क्या हुआ इसमें कि निपटारे में क्या हो गया, अत्यधिक देरी के आधार पर क्या कर दिया गया, मृत्युदंड को क्या कर दिया, उम्र कैद में बदल दिया। यानी कि इन्होंने मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका किसको दी थी, राष्ट्रपति को। और कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है, 72। राम जन्मभूमि यानी कि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक और अंतिम फैसला कब आया, 9 नवंबर 2019, 15 अगस्त 2020, 26 जनवरी 2018, या फिर 6 दिसंबर 2019। तो कब आया, 9 नवंबर 2019, एम सिद्दीकी बनाम महंत सुरेश दास। राम जन्मभूमि फैसले में 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के कितनी सदस्यीय पीठ ने निर्णय सुनाया था, तो कितने सदस्य थे जिन्होंने क्या किया था, निर्णय सुनाया था, 5 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश, या फिर 3 न्यायाधीश। तो कितने थे, 5 न्यायाधीश थे जिन्होंने क्या किया था, निर्णय सुनाया था, किसमें, राम जन्मभूमि फैसले में। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया, 11 दिसंबर 2023, 5 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2022। तो ये कब आया था, 11 दिसंबर 2023 को। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति में सीजेआई को शामिल करने का आदेश किस केस में दिया गया, अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ 2023, एसडीआर मामला, या फिर टीएन सेशन मामला, या फिर लिली थॉमस केस। तो ये किसमें कहा गया, अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ 2023 में कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में किसको शामिल किया जाए, उनकी समिति में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाए। नोटों की नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन 2016 के फैसले को 4:1 के बहुमत से वैध ठहराने वाले फैसला कब आया, जनवरी 2023, विवेक नारायण शर्मा मामला था, नवंबर 2016, मार्च 2018, या फिर दिसंबर 2020। तो ये कब आया, जनवरी 2023, विवेक नारायण शर्मा मामला। आधार अधिनियम को मनी बिल के रूप में पारित करने और इसकी संवैधानिक वैधता को कुछ शर्तों के साथ कायम रखने का केस कौन सा था, केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2018, जयराम नरेश मामला, या फिर श्रेया सिंगल मामला, या फिर जनहित मंच मामला। तो ये कौन सा था, केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। इसको क्या, आधार अधिनियम को मनी बिल के रूप में पारित करने और इसकी संवैधानिक वैधता देने के लिए। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है, डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में है, को लागू करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश यानी कि निर्देश या टिप्पणी
किन मामलों में दी गई? शाहबानो केस 1985 सॉरी, सरला मुदगल केस 1995 या फिर जॉन बल्लम केस 2003 या फिर सभी? तो ये सभी में, ये चारों केसों में क्या कहा गया कि क्या किया जाए? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। लाइव कोर्ट कार्रवाई की स्ट्रीमिंग की अनुमति किस केस में दी गई? स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत संघ 2018, इंदु मल्होत्रा मामला, प्रशांत भूषण मामला या फिर एनवी रमना? तो ये क्या है? स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत संघ 2018। इसमें क्या हुआ कि केसों की क्या की जाए? लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। टू फिगर टेस्ट को यौन उत्पीड़न पीड़ितों के प्रति अपमानजनक और असंवैधानिक घोषित किस केस में किया गया? लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य या राज्य बनाम झाबरमल 2022? निर्भया मामला या फिर विशाखा मामला या फिर अपर्णा मामला? तो ये क्या था? लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य या राज्य बनाम झाबरमल। सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का ऐतिहासिक आदेश सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाम बबीता पुनिया 2020, अनुराधा बसीन मामला या फिर सायरा बानो मामला या फिर रेशमा वर्मा मामला? तो ये कौन सा था? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाम बबीता पुनिया 2020। इसमें क्या किया गया? स्थायी कमीशन किसको? सेना में जो महिला अधिकारी हैं उनको क्या दिया गया? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है? हाँ, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019। नहीं, सीजेआई कार्यकाल पूर्णतः मुक्त होता है, केवल प्रशासनिक होता है, केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है। तो इसमें क्या है? हाँ, क्या है इसमें? इसमें है हाँ, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र मामला में क्या सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में कहा गया कि सीजेआई की आरटीआई एक्ट के तहत तो उनके किसके न्यायाधीश के कार्यकाल की सूचना प्राप्त की जा सकती है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संविधान का मूल ढांचा है, यह किस मामले में कहा गया था? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, केशवानंद भारती मामला या फिर मिनर्वा मिल्स मामला या फिर उपर्युक्त सभी? तो ये उपर्युक्त सभी, रूल ऑफ लॉ, संविधान का मूल ढांचा है, ये तीनों केसों में कहा गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित चर्चित केस कौन सा है? सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018, पृथ्वीराज चौहान मामला 2020 या फिर ए बी दोनों या फिर जर्नैल सिंह मामला? तो ये कौन सा है? ये ए और बी दोनों, सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 और पृथ्वीराज चौहान मामला 2020। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसदीय विशेषाधिकार विधेयकों को रिश्वतखोरी के मुकदमे से छूट नहीं देते। सीता सोरेन बनाम भारत संघ, इसमें कितने? 7 न्यायाधीशों की पीठ थी। पीवी नरसिम्हा राव मामला 1998 को खारिज किया गया या फिर ए बी दोनों या फिर केवल कुलदीप नैयर मामला? तो 93 में क्या है? ए और बी दोनों। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसदीय विशेषाधिकार विधेयकों को रिश्वतखोरी के मुकदमे से छूट नहीं देते?
तो ये किसमें कहा? सीता सोरेन बनाम भारत संघ। इसमें कितने जजों की बेंच थी? 7 न्यायाधीशों की पीठ 2024 में आया था। और एक कौन सा था? बीपी सिंह नरसिम्हा राव मामला, जो कि 1998 में आया था, उसको खारिज कर दिया था। अब बीपी नरसिम्हा राव मामला 1998 में 5 जजों की पीठ ने क्या निर्णय दिया था, जिसे 2024 में पलट दिया था? वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों को मुकदमे से छूट प्राप्त, या फिर सांसदों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, या फिर दलबदल कानून लागू नहीं होगा। तो ये क्या है? वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों को मुकदमे में छूट प्राप्त होगी। आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार किस मामले में बना दिया? चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996, या फिर ओल्गा टेलिस मामला, या फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा, या फिर मेनका गांधी मामला? तो ये क्या था? चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996 में आया था। उसमें क्या कहा गया कि राइट टू शेल्टर को आर्टिकल 21 के तहत क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया? 96, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, अनुच्छेद 21 में शामिल है। ये किस बाद में कहा गया? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991, एमसी मेहता मामला, या फिर टीएन गोदा बर्मन मामला, या फिर उपर्युक्त सभी? तो ये किसमें कहा गया? ये उपर्युक्त सभी, यानी कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एक क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट बना दिया गया। वो कौन से केस थे? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, एमसी मेहता मामला, या फिर टीएन गोवर्धन मामला, यानी कि चारों में। 97, त्वरित सुनवाई का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। ये किस मामले में कहा गया? हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य 1979, AR अंतुले मामला 1992, या फिर ए और बी दोनों, या फिर DK बसु मामला? तो ये क्या है? ए और बी दोनों। क्या? त्वरित सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत क्या बना दिया? मौलिक अधिकार बना दिया। त्वरित सुनवाई का अधिकार भी क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। इसको भी याद रख लेना है। तो इस कौन कौन से केस थे? हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, और दूसरा केस कौन सा था? AR अंतुले मामला 1992। निःशुल्क और कानूनी सहायता पाने का अधिकार, राइट टू फ्री लीगल एड्स, किस अनुच्छेद और किस मामले में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 एवं MH हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978, या फिर अनुच्छेद 14 एवं गोपालन मामला, या फिर अनुच्छेद 19 एवं विशाखा मामला, या फिर अनुच्छेद 32 एवं गोलकनाथ मामला? तो ये कौन सा था? निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्री लीगल एड्स, किस अनुच्छेद और किस प्रमुख मामले में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 है इसमें, यानी कि आर्टिकल कौन सा है? 21 है, यानी कि इसको क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और केस कौन सा था? MH हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 में आया था। समानता का सिद्धांत और अविवेकपूर्ण वर्गीकरण की परीक्षा किस मामले में प्रतिपादित की गई? EP रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974, मेनका गांधी मामला, मिनर्वा मिल्स 1980, और क्या है? AK गोपालन मामला। तो ये किसमें था? EP रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974। लास्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 136,
अनुच्छेद 143, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून घोषित किया और वो क्या होगा? सभी न्यायालय पर बाइंडिंग होगा, मानने के लिए सभी न्यायालय क्या होंगे? बाध्य होंगे। ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 141 में कहा गया। तो चलिए, हमारे कितने हो गए? 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई या फिर कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको कुछ गलत हुआ है या मिसप्रिंट हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, और हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन ये 100 क्वेश्चन का जो सेट है उससे बन जाएंगे। तो आप लोग देख लेना, और आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर नहीं लगती है तो मत करिए, आपकी मर्जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।